जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली और उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पढ़ने स्टार्ट किए थे, दैट वाज लाइसोसोम। हमने लाइसोसोम का वर्ड का मीनिंग पढ़ा, स्प्लिटिंग बॉडी, ठीक है। फिर हमने इसका रोल देखा कि हाउ इट परफॉर्म इट्स फंक्शन इन फेगोसाइटोसिस, कि जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी आती है उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं। फिर लाइसोसोम जब ये फूड वैक्यूल बन जाता है, लाइसोसोम रिलीज होता है फ्रॉम द बडिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक या गोल्जी अपरेटस से। देखिए एंडोप्लाज्मिक से एक इसका वेजिकल आया, ट्रांसपोर्ट वेजिकल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। फिर ये गोल्जी अपरेटस से यही लाइसोसोम वहां से रिलीज होता है और ये जाके एक्यूमुलेट मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है फूड वैक्यूल के साथ, और ये फूड को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। जहां से आपको क्लियर नहीं है आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जब दूसरा हमने इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा वो ये है कि जो हमारे बॉडी में सेल्स में जो हमारे ओल्ड और डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, सेल्स होते हैं, तो उनकी भी एक तरह से रिन्यूअल करना, उनको ख़त्म करना, फिर नए, ताकि नए उनकी एनर्जी को यूटिलाइज कर लेना, ये भी इन्हीं लाइसोसोम का फंक्शन होता है। तो आज हमने ये चीज पढ़नी है कि कैसे, मतलब इसमें आपने जो टर्म एक और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने ऑटोफेगी, यानी कि सेल्फ ईटिंग, यानी किस तरीके से ये अपने ही ओल्ड डैमेज पार्ट्स को ये रिमूव करता है फ्रॉम द सेल। अब यहाँ पर हमने दो डिजीजेस ऐसी पढ़नी है कि जो इनके ना होने की वजह से, मतलब लाइसोसोम के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से हमारी बॉडी में दो डिजीजेस हो जाती हैं। एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, ठीक है, और दूसरी डिजीज है टे साक्स डिजीज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में नोट आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। कहते हैं कि several congenital diseases have been found due to accumulation within the cell of substances such as glycogen or various glycolipid। देखिए हमारे सेल में सेल्स में, बॉडी के हर पार्ट के हर सेल में किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रहना बड़ा जरूरी है। जैसे ही वो चीज उस लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो वो एक तरह से बहुत बड़ा डेंजर बन जाता है सेल के लिए। जब एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है तो वो बड़ा हार्मफुल हो जाता है। तो अब जो वहां पर उसका फॉर एग्जांपल, हालांकि ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, एनिमल्स में ये स्टोर्ड फूड है, लेकिन जब ये भी एक लिमिट से ऊपर चला जाता है तो ये डिजीज काज कर देता है। तो इसका नाम ही इन्होंने एक टाइप का रख दिया कि दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिजीजेस। अगर एग्जाम में ये भी आ जाता है कि व्हाट आर स्टोरेज डिजीजेस, गिव देयर टाइप्स, तो ये स्टोरेज डिजीजेस ड्यू टू accumulation का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, accumulation ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोजन या वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स आपने इसमें कंजुगेटेड कंपाउंड में ये वर्ड पढ़ा हुआ है। अब ये होता क्यों है? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन होती है जेनेटिक चेंज, जीन्स में कोई तब्दीली आ जाना, ठीक है। हमने कल आपको थोड़ा सा हम जब पढ़े, आपने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, आपने देखा था कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, वहीं पर ही ये जीन्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, जीन्स बनाते हैं। तो जीन्स में किसी भी तरह की तब्दीली, जीन्स में से कोई उसका डैमेज हो जाना, पॉइंट म्यूटेशन हो जाना, या फिर एक पूरा वहां से एक पूरे पार्ट का वहां से हट जाना, तो ये होता है म्यूटेशन, जेनेटिक चेंज, जीन्स में तब्दीली। तो जीन्स की तब्दीली की वजह से दैट इफेक्ट वन ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के अंदर जो लाइसोसोम्स का बनना, उसके एंजाइम्स का अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का बनना, वो खत्म हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से ये चीजें बॉडी में बिजाए के, देखें ना, क्योंकि इसका काम तो उनको तोड़ना ही है ना, फूड वैक्यूल को हजम करना, डाइजेस्ट करना या बॉडी के अपने जो पुराने डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको वहां से रिमूव करना। तो वो जब इसका अपना स्ट्रक्चर फंक्शन सही प्रॉपरली नहीं बनेगा तो चीजें जो है वो एक हद से ज्यादा सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर इसने एग्जांपल दिया है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। इसमें होता क्या है? लिवर एंड मसल सेल्स अपीयर फिल्ड विद द ग्लाइकोजन, यानी कि हमारे मसल्स में भी और लिवर में भी ग्लाइकोजन फिल होना शुरू हो जाती है विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मतलब ग्लाइकोजन फिल होते होते लिवर में और मसल में, दो जगह हैं इसमें, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज, इसमें लिवर और मसल में ग्लाइकोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इन दिस डिजीज एन एंजाइम that degrade glycogen to glucose is absent about to। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ तक आपको मैं एक बात यहाँ पर ये समझा दूं कि
जब भी हम फूड खाते हैं वो कन्वर्ट होता है पहले ग्लूकोज में, तो जो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है तो उसको बॉडी में हम प्रिजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो सेव जिस फॉर्म में होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ठीक। ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में सेव किया जाता है, और जब कभी जरूरत पड़ता है तो यही ग्लाइकोजन को अगेन ब्रेक डाउन करके हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि फूड वो इंसान खा रहा है, ग्लाइकोजन में उसकी स्टोरेज हो रही है, लेकिन जाहिर है ना, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी तो कन्वर्ट करना चाहिए, करना होता जरूरत होती है। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। लेकिन इस बीमारी में जो एंजाइम है, आपने एंजाइम्स वाला चैप्टर पढ़ा है ना, दैट स्पीड्स अप अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो वो एंजाइम जो इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो एंजाइम ही नहीं होता, ठीक। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा सा ना इसकी एक डायग्राम शेयर करती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, आप ये मैंने इंटरनेट से इसकी एक थोड़ा सा ये मैंने निकाला है ताकि, अच्छा ये देख लें, आपको ये नजर आ रही है ये वाली डायग्राम, हार्ट और ये मसल सेल्स। जी बच्चों, ये डायग्राम आपको नजर आ रही है? यस। ओके। अच्छा, इस डिजीज का दूसरा नाम पोम्प या पोम्पी डिजीज भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने हार्ट को लेबल किया है, यहाँ पर इसने लेग के जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं इसको इसने लेबल किया है। तो इसका मतलब ये है कि लिवर, हार्ट के साथ लिवर और दूसरा हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज प्राइमरीली अफेक्ट्स मसल टिश्यूज, ठीक है, कार्डियक मसल्स और इस तरीके से स्केलेटल मसल्स। तो इस तरीके से ये अगर आपको डायग्राम याद रहेगी, ठीक है, तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जैसे अगर चलें ये वाली भी डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं इसने सारे मसल्स को ही इसने किया है। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देख लें तो इसकी डेफिनेशन में क्या होता है, थोड़ा सा आपके लिए इजी वर्डिंग में हम इसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड। ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2 डिजीज आल्सो कॉल्ड पोम्पी डिजीज विच डैमेज, चले अगर आप इसको यहां से कर लें, विच डैमेज मसल्स एंड द नर्व सेल थ्रू आउट द बॉडी, इट इज काज्ड बाय एन अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन के इकट्ठे हो जाने की वजह से डिजीज होती है, और ड्यू टू डेफिशिएंसी कमी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स नहीं बनते, जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है। समझ आ गया सबको ये डिजीज क्या है? मैम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अच्छा चले, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखें, एक आपको पता है तमाम के तमाम रिएक्शन एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं, ठीक। अब हमारी बॉडी में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, सही, ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है। अब ग्लाइकोजन को जरूरत के टाइम पर ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है। तो जो एंजाइम है विच कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ये एब्सेंट होता है, ये एंजाइम होता ही नहीं है बॉडी में ड्यू टू एनी जेनेटिक चेंज में तब्दीली आ गई, म्यूटेशन आ गई, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट होता। तो जिसकी वजह से ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर और हमारे मसल सेल्स में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस ग्लाइकोजन के हमारे लिवर और मसल सेल्स में इकट्ठे होने की वजह से ये डिजीज होती है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। अब ये बात क्लियर है? एंजाइम कौन से? जो हमारे यस मैम। लाइसोसोम्स में आपने कल एंजाइम पढ़े थे ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। आपने एंजाइम्स पढ़े थे, लाइसोसोम्स में कौन से होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एसिड फॉस्फेटेज होते हैं। तो ये एंजाइम हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। अब जब वो लाइसोसोमल एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से ये ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज होती है। अच्छा, अब अगली जो डिजीज है दैट इज टे साक्स डिजीज। जी, दोनों को क्लियर है अभी तक ग्लाइकोजिनोसिस, या मैं अगेन दोबारा बताऊं? मैम क्लियर। क्लियर है हरीबा और रबीका दोनों? हो गया मैम। ओके, नेक्स्ट इज टे साक्स डिजीज इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ, देखिए एंजाइम्स की एब्सेंस है, दोनों उस डिजीज में भी एब्सेंस एंजाइम नहीं था,
लाइसोसोमल एंजाइम, इसमें भी लाइसोसोमल एंजाइम नहीं है। अब इस एंजाइम का क्या फंक्शन है? उस एंजाइम का तो फंक्शन था ना, जो अगर होता तो वो क्या काम कर रहा था, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इस एंजाइम का रोल ये है, ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन कर रहा है। अब अगर लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होगी तो क्या होगा, लिपिड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द ब्रेन सेल लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन, एनी वंडर। तो ब्रेन सेल में लिपिड्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से ब्रेन का काम खत्म हो जाता है, मेंटल मतलब यानी कि दिमाग में मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मेंटली अपसेट हो जाना, और इवन डेथ भी हो जाती है। अच्छा, इसकी डायग्राम अगर आप देखें तो ये आपको थोड़ा सा चीज याद रहेगी। ये आप देख रहे हैं टे साक्स डिजीज, ये बड़ी अच्छी एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई है। देखें, ये म्यूटेशन हो गई जीन्स में, ठीक है, तो जिसकी वजह से अक्यूमुलेशन इन लाइसोसोम यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम, ये एक न्यूरॉन को शो किया हुआ है ना हमारे ब्रेन सेल्स में, ठीक, तो एंजाइम हमारा ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। सही है। अगर आप इस डायग्राम को अगर बेशक नहीं समझ सकते तो मतलब इसको अपनी वर्डिंग में भी हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट्स लिपिड, ठीक है, जो लिपिड की कैटाबोलिज्म करते हैं। लेकिन अब लिपिड यहाँ पर ये ऑयल की प्रेजेंस शो की गई है, तो ऑयल नहीं कन्वर्ट हो रहा, वो अपनी ही फॉर्म में है, ठीक। तो ऑयल की या लिपिड्स की ब्रेन सेल्स में ये जो सेल्स दिखाए गए नर्वस सिस्टम का ये न्यूरॉन दिखाया गया है, तो अक्यूमुलेशन ब्रेन सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाना जिसकी वजह से ये डेथ हो सकती है या फिर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। क्लियर है टे साक्स डिजीज? यस मैम। ओके। यस मैम। देखिए, दो बातें आपने सिंपल याद रखनी है। एंजाइम्स एब्सेंस है, एंजाइम्स एब्सेंट है, लाइसोसोमल एंजाइम पहला एंजाइम था दैट वाज कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, अब ये नहीं है तो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है मसल्स में और लिवर सेल में। दूसरी चीज क्या है, there is absence of an enzyme that is involved in breakdown of lipid, तो वो लिपिड ब्रेकडाउन लिपिड। नहीं हो रहा, तो लिपिड हमारी बॉडी में ब्रेन सेल्स में अगर अक्यूमुलेट होता है तो दैट काज क्या काज करता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जी वैक्यूल। आपको यस पता मैम। है, अच्छा सबसे पहले चले मैं आपको वैक्यूल की एक तरह से डायग्राम भी दिखा दूं कि कैसा होता है वैक्यूल, ठीक है। किस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये दरम्यान में सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, इसमें इसने अपने वाटर को स्टोर करके रखना है। ये इतना बड़ा साइज, जो देखें वाटर के स्टोरेज के लिए जितना इसके अंदर पानी आ सकता है ये अपने अंदर ले लेता है और जरूरत के टाइम पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या करता है कि ये देखें ना, पूरे सेल को इसने इस तरह से सॉलिड फॉर्म में भी रखा हुआ है, सख्त फॉर्म में, रिजिड रिजिड करके रखा हुआ है सेल, ठीक। वॉल्यूम सेल की शेप इसी की वजह से भी बन रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इर्द गिर्द की ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी साइड पर दीवार के साथ साथ जाकर मिल गई। तो ये बनता कैसा है कि जैसे जैसे प्लांट के प्लांट के सेल, ये प्लांट में ही होते हैं ना वैक्यूल, एनिमल में तो नहीं होते, ठीक। तो जैसे जैसे छोटे वैक्यूल बनते हैं प्लांट में, ये आपस में मिल मिलकर बड़ा एक वैक्यूल बना देते हैं। तो ये इस तरीके से वैक्यूल का फंक्शन क्या है, वाटर की स्टोरेज, ठीक है। अगर आप दूसरी भी डायग्राम्स में देखें किस तरीके से, ये देखें ये वैक्यूल है, इसने वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है ताकि जरूरत के टाइम पर ये वाटर इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसकी यही चीज है, इसको हम रीडिंग कर लेते हैं। हाल तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, अच्छा, बोथ इन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दे आर पार्टिकुलरली लार्ज एंड अबंडेंट इन द प्लांट सेल। अच्छा, एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट में थोड़ा सा एक बड़ा और ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि पानी की स्टोरेज एनिमल में भी जरूरी होती है लेकिन प्लांट में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उन्हें हर टाइम अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। So they often occupying a major portion of the cell volume. आपने ये देखा है ना कि सेल का कितना बड़ा एरिया वैक्यूल नहीं कवर किया हुआ है, ठीक। तो क्या होता है कि इट फोर्स द रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर इनटू अ थिन पेरिफेरल लेयर। पेरिफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूं ड्रा कर लूँ ना ऐसे एक सेल, तो ये जो इसकी इर्द गिर्द की दीवार के साथ के एरिया, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरी, पेरिफेरल लेयर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका साइज इतना बड़ा होता है, ठीक है, और ये मेजर पोर्शन ले लेता है सेल का और फोर्स करता है जो इर्द गिर्द के रिमेनिंग इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर मींस कि जैसे अगर आपको मैं ये दोबारा दिखा दूं, जैसे इसमें ही आप देख लें, ठीक है, या इसमें आप देख लें, आपको देखें इंट्रासेलुलर, जैसे देख लें ये प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है।
फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर न्यूक्लियस भी नजर आता है, ये आपको इसका दूसरा मतलब जितने भी दूसरे पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको आप कहते हैं, ठीक है, गोल्गी apparatus हो गया, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है। तो ये इतना बड़ा इसका साइज है कि जो दूसरे ऑर्गेनेलिज है इसको धकेल देता है दीवारों के साथ, ठीक। तो इसका बस मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा, इतना वॉल्यूम ज्यादा है कि दूसरी चीजें साइड्स पर हो जाती हैं। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. ओके ओके। द वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, इनके लिए सिंगल वॉल होती है, एंड आर फॉर्म्ड बाय क्वाल्सेंस, क्वाल्सेंस कहते हैं मिलजुल कर बनाने को, ऑफ स्मॉलर वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर बड़ा वैक्यूल बना देते हैं ड्यूरिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैक्यूल्स सर्व, अब इसका फंक्शन क्या है, दे सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल का आपको मैंने जैसे कहा ना कि उसके सेल को जरा फैला देना, बड़ा कर देना साइज में। अब आप देखें ना कि कोई भी चीज का साइज कैसे बड़ा होता है कि जब आप उसके अंदर पानी डाल दें तब वो अपने से ना, आप गुब्बारे की बात कर लें, आप गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे या आप उसके अंदर कोई चीज डालेंगे तभी वो फूलेगा ना। लेकिन प्लांट सेल, अगर इसके लिए तो फिर तो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर पानी बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, तो साइटोप्लाज्म में तो इतना ज्यादा पानी हद से ज्यादा नहीं हो सकता ना, इसलिए फिर उसका साइज को फैलाने के लिए वैक्यूल में वाटर डाला जाता है, वैक्यूल अपने अंदर वाटर सेव कर लेता है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड द प्लांट सेल, प्लांट सेल के सेल को एक्सपेंड यानी कि फैला देना, एक तरह से रिजिड सेल का शेप, फायदा उसको ये मिलता है कि प्लांट का सेल अपनी रिजिड फॉर्म में आ जाता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, आल्सो फंक्शन एज साइट फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी की भी स्टोरेज हो रही है, ठीक है। एंड सेल प्रोडक्ट्स आर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, और बाकी जो दूसरी चीजें जो दूसरे ऑर्गेनेलिज बना रही हैं तो उनकी भी एक तरह से स्टोरेज, मतलब अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको वैक्यूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो एक स्टोरेज प्लेस बन जाता है। प्लांट वैक्यूल इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गर, मैंने आपसे कहा ना कि रिजिड प्लांट के सेल की रिजिडिटी को मेंटेन कौन किसकी वजह से होता है, वैक्यूल की वजह से होता है। क्योंकि पानी होता है तो आपको पता है कि प्लांट बड़ी सॉलिड ऐसे ना रिजिड फॉर्म में, सख्त फॉर्म में खड़ा रहता है। जैसे ही पानी या खुश्की हो जाती है, धूप सख्त होती है, पानी उसमें से इस्तेमाल हो जाता है, निकल जाता है, तो वैसे ना प्लांट मुरझा जाता है। तो दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंडिविजुअल प्लांट सेल एंड कंट्रीब्यूट टू द रिजिडिटी ऑफ द लीफ, तो पत्तों की रिजिडिटी, पत्तों की सख्ती, एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप देखें ना कि जो प्लांट्स के यंग टहनियाँ होती हैं, यंग, क्योंकि उनके अंदर तो कोई लकड़ी या कोई सख्त टहनी नहीं होती, तो जो इतनी उनके अंदर ग्रीन टहनी होती है, पतली नाजुक सी टहनी होती है, तो उसको पानी की हेल्प से उसको बिल्कुल सीधा रिजिड रखा जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, ma'am. आप लोग गायब कहाँ हो जाते हैं? Yes, ma'am. आ रही है आवाज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन, सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जैसे आप कह लें कि जैसे दरमियान, चलिए आपको मैं इसकी ना पहले डायग्राम दिखाती हूँ साइटोस्केलेटन होता कैसा है। आप अगर सेल को ही देख लें, ठीक है, ओवरऑल सेल को देखें तो उसके अंदर अगर आपको यूं टहनियाँ सी ऐसे धागा तो नहीं, मतलब ऐसे ना जैसे दरमियान में कोई यूं आपको ये नजर आ रहे हैं ऐसे रेशे से सख्त सख्त सी टहनियाँ सी, तो ये प्लांट के, ये एनिमल दोनों के सेल्स में ये पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ, इसमें भी आगे 3 तरह के होते हैं साइटोस्केलेटन में भी, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इनका काम, जो थोड़े सख्त होते हैं उनका काम होता है सेल शेप को मेंटेन करना। जैसे देखें ना, अगर ये दरमियान में इस जगह पर है तो ये इस तरह से थोड़ी सी रिजिडिटी, हार्श, मतलब सख्ती से, मतलब ना एक सेल शेप को हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ अगर दरमियान में होंगे तो वो उसके अंदर, सेल के अंदर जो चीज़ों की मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। कुछ अगर ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि जो स्पिंडल बनता है माइटोसिस में, आपने जब मैट्रिक में पढ़ा होगा माइटोसिस मियोसिस, तो जो स्पिंडल बनता है जिसके ऊपर आकर क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, तो कुछ हमारे माइक्रो ट्यूब्यूल्स आके उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर भी तो आपको पता है ना इंटरनल चीज़ों की मूवमेंट होती है, ये ऐसी चीज़ें फिक्स तो नहीं होती, तो इनकी हेल्प से ये तमाम चीज़ें आपके एक से दूसरी जगह पर ये मूव करती हैं।
अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरी डायग्राम इसलिए दिखा रही हूँ ताकि मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये साइटोस्केलेटन ऐसे धागा नेटवर्क नुमा, जाल नुमा, रेशा नुमा चीजें थोड़ी सी हार्ड भी होती हैं समटाइम, आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं ये। हाँ अच्छा, ये देखें, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। सही, ये मैं अगर आपको, अच्छा ये यहाँ से इसको हटाऊं तो, अच्छा यहाँ पर इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि, अच्छा ये आई थिंक ये वाला, अच्छा ये तो वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल है, आपको नजर आ रहा है, ये माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, क्योंकि इन्हीं को ही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। आप देख रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये धागा नुमा चीज माइक्रोट्यूब्यूल है। ये दूसरी चीज है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। मैं आपको किसी और डायग्राम में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ये नजर, आपको समझ क्लियर आए। अच्छा हाँ, इसमें माइक्रोफिलामेंट, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रेट धागा नुमा चीज है माइक्रोफिलामेंट। इनका काम इंटरनल सेल मोशन, चीजों को आगे पीछे मूव करने में इनका काम होता है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल का काम क्या होता है, ये स्पिंडल जनरेट करते हैं। देखिए ये ग्रीन सी माइक्रोट्यूब्यूल, इनका काम होता है माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पर जो स्पिंडल जनरेट होता है। स्पिंडल आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मैं तो आपको दिखा दूं। मैम नहीं शो हो रहा। नहीं शो हो रहा? अच्छा अच्छा, ठहरे ठहरे ठहरे, तो आप मुझे बताया तो नहीं। जी, अब शो हो रहा है, एक सेकेंड, जी अब शो हो रहा है। यस मैम। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट का रोल क्या होता है, दे आर इन्वॉल्व इन सेल मोशन, सेल के अंदर की मूवमेंट को सपोर्ट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का काम होता है स्पिंडल जनरेट करना ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। चलिए अगर मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे स्पिंडल जनरेट होता है। जी, ये देख रहे हैं आप मेरे, अब यहाँ पर ये वाली डायग्राम, ये देख रहे हैं, ये माइटोसिस मियोसिस में आपने ये वाली डायग्राम्स देखी हुई है ना, जिसमें आके प्रोफेज यस मैम। मेटाफेज में ये इस जगह पर आकर हमारे क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये भी उसी तरीके की एक थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड्स की तरह की चीजें हैं। तो इसको भी बनाने में माइक्रोट्यूब्यूल का रोल होता है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल यस मीडिएटेड, मैम। ये बात समझ गए, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से ये सारी चीजें बनती हैं। अगर मैं यस आपको मैम। पहले चलें बुक से, आपको मैं एक दफा से ये चीजें दिखा दूं ना कि साइटोस्केलेटन में 3 मेन पॉइंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अभी आपने, इंटरमीडिएट हाँ, फिलामेंट। अभी आपने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े, तो इसका दे हैव रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। अभी आपने उस शक्ल में देखा था कि स्पिंडल मीडिएटेड वो था सारे ट्यूब्यूल से, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड, माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से ये बनता है स्पिंडल, ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। अब आपको यहाँ से दो चीजें माइक्रो की हैं, ठीक है, फिर एक फिलामेंट यहाँ पर है, फिर दूसरा फिलामेंट फिर यहाँ पर आ गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अच्छा, अब पहले अगर आपको मैं इनके बेसिक रोल बता दूं, इनका रोल है असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट का क्या रोल है, दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, सेल के अंदर की मूवमेंट को मेंटेन करते हैं। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका काम क्या है, दे प्ले रोल इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अच्छा, अब ये बनते किस चीज से, इनका स्ट्रक्चर किस किस चीज पर कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। साइटोसोल हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे साइटोप्लाज्म में जो भी लिक्विड एरिया होता है इसको हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल कंटेन साइटोस्केलेटल फैब्रिक फॉर्म्ड ऑफ 3 चीजें हैं हमने पढ़ी हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये सारी प्रोटीन बेस्ड है, सबकी सब प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो कौन कौन सी प्रोटीन है, पहली है ट्यूबुलिन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। आपको ये 4 नाम यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है, समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही?
आ रही है मैम। ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये 4 प्रोटीन्स हैं विच आर, अच्छा ये जो सारे, ये जो 3 तरह की प्रोटीन्स है ना, ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, ये मसल्स में हमारी प्रेजेंट होती हैं। Several cell organelles are derived from special assemblies of microtubule. आपने ये माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पढ़ा है ना, कि तो स्पिंडल भी बनता है, स्पिंडल इन्हीं से बनता है। इसके ये इसलिए ये कहते हैं कि कुछ और भी ऑर्गेनेलीज हैं कि जो हमारी माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। अच्छा, कौन कौन से हमारे जो ऑर्गेनेलीज हैं जो हमारी माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं? सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल। सीलिया आपको पता है ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर छोटे 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 ऐसे थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको सीलिया कहते हैं। फ्लैजेला एक होता है जो बैक्टीरिया या दूसरे स्पाइरल, मतलब जो दूसरे और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इनके बॉडी के साथ एक छोटा सा धागा नुमा चीज होती है जिसकी हेल्प से वो मूव करता है। ठीक, इसी तरीके सेंट्रियोल, ये भी स्मॉल स्मॉल ऐसी चीजें होती हैं कि जिसकी हेल्प से, सेंट्रियोल से ही हमारा ये स्पिंडल बनता है। तो ये तमाम चीजें माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। अब इसने ना यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में एक लाइन लिखी है। ठीक, अच्छा, अगली लाइन इसने माइक्रोफिलामेंट के लिए कही है। जैसे हमने पढ़ा ना, इंटरनल सेल मोशन, दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन को ही साइक्लोसिस कहते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ यस। साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट, अमीबा के अंदर की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं अमीबाइड मूवमेंट, आर बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब ये माइक्रोफिलामेंट के लिए पॉइंट आ गया। अब तीसरी लाइन इंटरमीडिएट फिलामेंट के लिए है। क्या है कि द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। आपने सेल शेप यहाँ भी पढ़ा, सेल शेप यहाँ भी पढ़ा। ठीक, तो ये इस तरीके से साइटोस्केलेटन में 3, इनिशियली आपने इसके 3 नाम पढ़े, फिर आपने इसके देखा कि ये स्ट्रक्चर किस चीज से बन रहा है। ट्यूबुलिन, एक तो ट्यूबुलिन पढ़ लिया, दूसरा एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ये 3 प्रोटीन जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट है। फिर यहीं पर आपने एक एक लाइन इन तीनों के लिए पढ़ी। माइक्रोट्यूब्यूल से आपने पढ़ा कि एक तो हम जो कि हमारी सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। ये बस एक लाइन। अगली लाइन आपने पढ़ी माइक्रोफिलामेंट्स के लिए कि साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट ये होती हैं माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से। ठीक है, और तीसरी लाइन आपने पढ़ी कौन सी? सेल शेप के जो हमें इंटरमीडिएट फिलामेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बस थोड़ी सी 1-2 बातें हैं जो इसने एडिशनल लिखी हैं। अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना ये मिलती जुलती हैं। कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड, ये कोई ब्रांच्ड नहीं है। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऊपर भी आपने ट्यूबुलिन पढ़ा, ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर। One very important function is their role and in assembly and disassembly. Assembly disassembly का मतलब होता है पहले उस स्पिंडल का बनना, फिर उस स्पिंडल का खत्म होना। ये किसकी हेल्प से? स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के दौरान स्पिंडल का बनना और फिर उसका खत्म होना माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से होता है। अगर आपको मैं दोबारा से इसकी डायग्राम दिखा दूं तो ये कहता है कि ये लॉन्ग है और अनब्रांच्ड है, मतलब इसमें कोई ब्रांचेस आपस में फिर नहीं होती। मैं आपको दिखा देती हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये लॉन्ग है और इसमें देखिए कोई आपको ब्रांचेस नजर नहीं आ रही। ऐसा ही है ना? ये सॉरी, ये ग्रीन यस। वाली, ये ग्रीन ग्रीन वाली माइक्रोट्यूब्यूल, ये है माइक्रोट्यूब्यूल एक, ये ग्रीन, फिर ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन। तो ये लॉन्ग है और अनब्रांच्ड है। ठीक, कोई आपस में इनकी ब्रांचेस नहीं है। फिर इसके बाद जो है माइक्रोफिलामेंट, दे आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर, मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल। ये किस किस चीज से बनता है? एक्टिन से, एक्टिन प्रोटीन लिंक्ड टू द इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अच्छा, अगर आप इसको देख लें तो ये ऐसा ही इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ये देख रहे हैं माइक्रोफिलामेंट, ये देख लें कि ये आपको कहीं दरमियान में नजर नहीं आ रही, बल्कि ये इसकी तह के साथ साथ आपको नजर आ रही। कहता है ये लिंक्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा ही है ना? माइक्रोफिलामेंट ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ नजर आ रहा है। ठीक, क्लियर है जी बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Okay. Then is intermediate, they have diameter in between those of microtubule and microfilament. They play role in maintenance of cell shape. ये cell shape को बनाने में help करते हैं। Intermediate filament, चलिए मैं आपको ये दोबारा से दिखा देती हूँ। ये तो हाँ, ये देखिए, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये वाला। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल,
माइक्रो फिलामेंट इसमें नहीं डायरेक्ट दिखाया गया, इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सेल शेप है, मेम्ब्रेन के साथ साथ ये सेल शेप है। ओके, समझ आ गया सबको जी ये टॉपिक साइटोस्केलेटन तक? Yes, ma'am. अच्छा, ऐसा है कि आप लोगों ने ये चैप्टर साथ साथ तैयार करना है। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि आप इसके ना 3-4 टॉपिक रहते हैं, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, मतलब 2 पेज ही हैं। तो जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके वेरी नेक्स्ट डे मैं इसका टेस्ट लूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चले इंशाल्लाह कल आपने ये चैप्टर मुझे याद करके आना है। कल मैं इसमें से आपके क्वेश्चंस भी पूछ लूंगी याद करने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Allah